बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 18 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स, और इस वक्त का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स जो है उसका नाम है अम्मा रेहाना डार। लॉन्च हो गया है नया तराना माँ। जी हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राइसिस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजॉल्व और जुर्रत के साथ जो रिस्पॉन्ड किया इस 70 साला खातून ने, उसने एक नए ट्रेडिशंस, नए प्रेसिडेंट सेट किए हैं पाकिस्तान के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। क्या कर रही हैं ये 70 साला अम्मा सियालकोट के अंदर, ये आपके सामने रखते हैं। हलचल मचाई हुई है पूरी इलेक्शन कैंपेन में। आज से उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो ऑफिशियली शुरू हुई है। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से अडयाला जेल के अंदर बातचीत हुई है। ईरान के मसले के ऊपर इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत की है। क्या डेवलपमेंट है, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं ईरान क्राइसिस को, ये आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है कि नवाज शरीफ को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, जगह जगह जा रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। इस दफ़ा पहुंचे हैं हाफजाबाद, लेकिन हाफजाबाद वाले बड़े बेवफा निकले हैं, सच्चा प्यार नहीं दिया नवाज शरीफ साहब को, दिल बर्दाश्ता वहाँ से वापस आ रहे हैं। इस सारा क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम सच फैला रहे हैं या सच्ची बात कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि हम सच नहीं फैला रहे और आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो फिर बेशक इसे अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सिर्फ सच को प्रमोट करना चाहिए। जब आप लौंडे लपाड़े और झूठों को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ गुनाह के अंदर आप भी शामिल होते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। पहली खबर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स, और इस वक्त का, इस इरा का जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्स हमने देखा है वो है अम्मा रेहाना डार। जी हाँ, व्हाट अ क्राइसिस एंड व्हाट अ रिस्पॉन्स बाय दिस ब्रेव एंड बोल्ड लेडी। मैं ये कहूँगा कि इस टाइम यूथ की, आपके लिए हैरानी की बात होगी, 70 साला अम्मा रेहाना डार इस टाइम पॉलिटिकल बोर्ड के ऊपर हॉट फेवरेट हैं। जी हाँ, टॉप कर रही हैं इस टाइम सेलिब्रिटी इंडेक्स भी। अगर आप पॉलिटिकल देखें, लाहौर से और दूसरे शहरों से यूथ जा रही है अम्मा रेहाना डार को मिलने, उनके साथ सेल्फी लेने। तो इस टाइम जो सेल्फी की हॉट फेवरेट हैं वो अम्मा रेहाना डार हैं। और क्यों मिल रही है यूथ? अब आप सोच रहे होंगे हमारी अम्मा रेहाना डार वाजबी सी पढ़ी लिखी हैं, घरेलू औरत रही हैं, किसी बड़े इंटरनेशनल बैंक की वो प्रेसिडेंट नहीं रही, किसी बड़े मालियाती इदारे की सरबराह नहीं रही, वो किसी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म के ऊपर CEO नहीं रही, वो किसी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सीट पर नहीं रही, वो कोई बड़े फ्यूडल ख़ानदान से नहीं है। फिर क्यों इंस्पायर हो रहे हैं लोग अम्मा रेहाना डार से? इंस्पायरेशन हो रही है उनकी करेज पर, इंस्पायरेशन हो रही है उनकी ब्रेवरी पर, इंस्पायरेशन हो रही है उनकी दिलेरी पर। ज़माना और लोग हमेशा अडोर करते हैं, प्रेज़ करते हैं, इंस्पायर होते हैं दिलेरों से और बहादुरों से। बुज़दिल ना कभी लीडर होते हैं और ना ही लोग उनके साथ कभी रिलेट करना चाहते हैं। एक 70 साला बेवा औरत जिसके तीनों बच्चों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और जिसको उसके घर से निकाल दिया गया, जिसके कपड़े फाड़े गए, गिरेबान पे हाथ डाला गया, उसकी इज्जत लूटने की उसके घर के अंदर उसके बेटों से भी छोटे उम्र के पुलिस वाले जो हैं वो धमकी दे रहे हैं। उस सिचुएशन के अंदर अम्मा रेहाना डार ने जो रिस्पॉन्स किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। मैं यही कह सकता हूँ कि हैट्स ऑफ टू दिस बोल्ड एंड ब्रेव लेडी। पहले आपको इनकी कैंपेन लॉन्च हुई है ऑफिशियली, क्योंकि ऑफिशियली अब कैंपेन क्यों लॉन्च हुई है ये आपके जहन में सवाल होगा। वजह ये थी कि ख्वाजा आसिफ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने के लिए। पहले उन्होंने नीचे यही कोशिश की, उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे, ट्रिब्यूनल पहुंचे, और हर जगह वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अम्मा रेहाना डार के कागजात नामजदगी जो हैं उन्हें वो मुस्तरद कराएं। कल उन्हें फाइनली लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंच था वहाँ से क्लियरेंस मिली और लाहौर हाई कोर्ट ने अम्मा रेहाना डार को कहा कि आप जाइए इलेक्शन लड़िए। इन हालात के अंदर अब उन्होंने अपनी कैंपेन ऑफिशियली लॉन्च की है। सियालकोट तैयार हो जाओ।
मतवाली तेरे तो सदके जावा तेनू रब दिया रखा तू जित जाना है तेरे पुत्र नाल ने मां तुझे सलाम तेरे नाल दिया ने तेरे नाल तना ने तू जित जाना है। राजा साहब तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या शकल तुझे सलाम बच्चे दे पलंग ने जितना फिर शेर ने पिटना अनु वोट नहीं पैना। मैं ग्राहक के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी डटी रहूंगी डटी रहूंगी। तुझे सलाम ऐना सोचते रहना है जित तेरी है तू जित जाना है एने 71 रिहाना डार दा हल्का तेरे सदके जावा पलंग दे मोरा लावा तुझे सलाम। आपने देखा कि किस तरह के क्राइसिस में, किस तरह की एमरजेंसी में, किस तरह के मुश्किल हालात में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हैं ये 70 साला अम्मा, और कैसे नए ट्रेंड्स, नए रिपल्स क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर। ये सब कुछ नया है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक 70 साला बूढ़ी बेवा खातून इस तरीके से पूरे सिस्टम से टकरा गई है और उसकी बहादुरी, उसकी दलेरी को पूरी जो कौम है वो उसके साथ रिलेट कर पा रही है, मोहब्बत कर रही है उनसे और उनको सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूथ उनसे इंटरेक्ट कर रही है। इससे आप एक और भी सोल्यूशन, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते नज़र आया। जो कहा जाता था इंतखाबी निशान कैसे कन्वे करना है, मेरा ख्याल अब पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि अम्मा रेहाना डार का जो इंतखाबी निशान है वो बच्चे का झूला है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब एक माँ को बच्चे की काट या बच्चे का झूला मिला है तो किस तरीके से ये रिलेट भी हो सकेगा, इसके पीछे एक स्टोरी भी बिल्ड हो सकेगी पूरी की पूरी, और स्टोरी बोर्ड के ऊपर ये परफेक्ट फिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंतखाबी निशान किसी को गलत दे दिया गया है या इंतखाबी निशान बल्ले का नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं हो सकेगा। बिल्कुल होगा, कम्युनिकेट भी होगा और रेजोनेट भी होगा। और अगली स्टोरी जो है वो आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ जेल के अंदर। सबसे पहले तो जो इस वक्त का सबसे अहम मौजू है उस पर बात करते हैं, और वो है जो ईरान पाकिस्तान इस टाइम तनाज़ा खड़ा हो गया है। ज़ाहिर बात है, हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान ने एक हमाकत की, ईरान के अंदर किसी न किसी ने शरपसंदी की जिसने ये हमाकत कराई कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। बेहतर होता दोनों मुल्क सफारती तरीके से इस मसले को हल करते, क्योंकि ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ऑलरेडी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सारी साइडों के ऊपर हमें पहले ही क्राइसिस है, तो ईरान के साथ क्राइसिस ना ईरान हमसे अफोर्ड करता है ना हम अफोर्ड करते हैं। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने बहुत तफसीली इसके ऊपर बातचीत की। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब भी ऐसा ही क्राइसिस खड़ा होने लगा था, लेकिन फिर उन्होंने ईरान को विज़िट किया, उनके सुप्रीम लीडर से बातचीत की, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जो एक्शंस पाकिस्तान ले रहा है, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया जो एक्शन वो ले रहे हैं। और आपने देखा कि फिर ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत जो वार्म रहे, बेहतर रहे और उनमें अच्छी प्रोग्रेस हुई। और इमरान खान साहब के ज़माने में कभी हमें ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिली नहीं। तो इमरान खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ आज बताया कि किस तरीके से ये क्राइसिस तब भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो एक डिप्लोमेसी, जो लीडरशिप का रोल होता है वो की और इंगेजमेंट की, जिससे दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप ख़राब होने की बजाय बेहतर हुए। यही बात शाह महमूद कुरैशी ने भी कही कि मुझे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर के तहत के तौर पर एक बहुत तशवीश है कि किस तरह के हालात बन रहे हैं और ये क्यों बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौबत यहाँ तक क्यों आई कि ईरान और पाकिस्तान का ये तनाज़ा खड़ा हो गया, एक बॉर्डर ऑफ पीस जो है वो एक बॉर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन रहा है। और आपको यहाँ पर ये समझना होगा, इस टाइम कुछ लोग तो बड़े जोश में होंगे। देखिए, हिंदुस्तान के साथ मामला और है, ईरान के साथ हमारा मामला और है। ईरान के साथ हमारा कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। ईरान हमारा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ईरान के साथ हमें लड़वाने में वेस्ट
में भी बड़े सारे लोग खुश होंगे और मुल्क चाहते होंगे कि पाकिस्तान और ईरान लड़ पड़ें, एक जंग लगे और खून रेजी हो, क्योंकि दोनों सूरतों में उनका फ़ायदा है। ईरान का नुकसान हो, पाकिस्तान का नुकसान हो, दोनों सूरतों में फ़ायदा है। दो भाई लड़ रहे हैं तो फ़ायदा ऐसे शख्स को है जो दोनों भाइयों को लड़वाना चाहता है। लेकिन हमें, जो शाह महमूद साहब ने भी आज सवाल पूछे कि ये नौबत आई यहाँ तक क्यों, हमारा क्या सफारती रिलेशनशिप नहीं थे, क्या हमारी हॉटलाइंस ओपन नहीं थी, क्या कम्युनिकेट नहीं हो सकता था। और इमरान खान साहब तो पहले ही ये कह चुके थे कि ना अफ़गानिस्तान का दौरा किया, ये जो चोर डाकू अपनी 1100 अरब की करप्शन लूट कर छुपाने आए थे, इन्होंने किया क्या था? ना इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर इंगेजमेंट की और ना ही ईरान के साथ की। और आप डिटीरिएशन देखें, इकॉनमी तो तबाह की थी, मुल्क की सोसाइटल नॉर्म्स तो तबाह किए थे, मुल्क की इक्तसादियात तो तबाह की थी। अब मुल्क के जो इमीडिएट नेबर थे उनके साथ जो रिलेशनशिप हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या है। और जिस तरीके से डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने जो एनालिसिस किया है, जिसके साथ मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि आज से पहले हमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान से लगता था, हमें हमारे साथ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट जो थी वो हिंदुस्तान लगता था, लेकिन किस खूबसूरती से जो आलमी साजिश करने वाले उन्होंने साजिश की कि आज हिंदुस्तान की तरफ से तो दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं और जो हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर या वो हम पे हमला आवर हो गए हैं या हम उनको जवाब दे रहे हैं, गोलाबारी हो रही है और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बहुत तशवीशनाक बात है, इसको बातचीत से मसले को हल करना चाहिए, इंगेजमेंट करनी चाहिए, पीस को चांस देना चाहिए। जारी बात उन्होंने ईरान को भी ये कहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या दिफा नहीं करेगा। जारी बात है हम दिफा करेंगे, वो ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, लेकिन एट द एंड ईरान के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा या हिंदुस्तान के साथ होगा तो हमें इसे डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईरान के साथ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कोई रवायती उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना है ना होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी सरहदों पर तो हमारे लिए चैलेंजेस पहले ही हैं। इस एक सरहद पर और भी हम शुरू कर लें तो रहना हमने कहाँ है फिर। तो इसलिए आज उन्होंने कंसर्न्स शो किए हैं, दोनों ने कंसर्न्स शो किए हैं। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल पूछा गया कि इमरान इस्माइल साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि आप ने उनको कहा था कि आप एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं और वो उसका हिस्सा बन जाएं, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा है कि मैं ये इस तरह का बयान है कि इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं कहना, सारी दुनिया सब कुछ देख रही है, मुझे भी देख रही है, इमरान इस्माइल साहब को भी देख रही है, तो दुनिया को हकीकत का पता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खुद सिग्नेचर किए थे अपने नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर, लेकिन अदालत ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिए कि ये सिग्नेचर्स उनके नहीं हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद साइन किए थे। उसके बाद आज़म खान साहब के बयान की बारी आई, जो उन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ देना था या इमरान खान साहब के केस में देना था। उसमें इमरान खान साहब ने इंटरेस्टिंग डिमांड रखी है आज़म खान से कि पहले वो कुरान पर हल्फ दें कि वो सच बोलेंगे जो भी कहेंगे और फिर बयान दें। जारी बात है इमरान खान तो पता है कि सच क्या है, लेकिन जब आप आज़म खान का बयान जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो देखें तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कम और निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ ज़्यादा लगता है। उस बयान में आज़म खान ये कह रहे हैं कि इमरान खान, जब ये साइफर आया तो इमरान खान ने कहा कि ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बैरूनी साजिश है जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहती है। तो ये बातें तो सच हैं, ये बातें तो, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें आज़म खान जो आखिर पर एक बात कह रहे हैं कि वो साइफर की कॉपी उन्होंने इमरान खान को दी थी जो उन्होंने गुम कर दी, ये वाली चीज़ जो है वो शायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमरान खान की जिम्मेदारी तो नहीं थी साइफर को संभालना, वो तो उनके ऑफिस की जिम्मेदारी थी, जिसका जाहिर बात है कि कंट्रोल आज़म खान साहब के पास था। तो उन्होंने बहरहाल इमरान खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाहिर की है कि ये हल्फ लें ताकि ये सच बोलें, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं पूरा सच कौम के सामने साइफर केस में आए। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है और वो है कि नवाज शरीफ साहब सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा उन्हें, और अब सच्चा प्यार ढूंढने गए हाफिजाबाद। आपने देख लिया कि कितनी देर से वो घर में दुब के बैठे हैं। याद कीजिए जब वो आए थे तो उन्होंने एक इंगेजमेंट सिर्फ की थी, हेलीकॉप्टर पर जब लाया गया था उन्हें मीनार पाकिस्तान के करीब एक छोटी सी जगह पर उन्होंने जलसा किया था, जहाँ पर वो पैसे वैसे दे के कबूतर भी हाथ पे बिठाया था। तो वो सारी सर्कस मैजिक करने के बाद कबूतर बिठाने वाला वो छुप गए थे अंदर जाके जाती उम्रा में, और फिर जाती उम्रा में रहे। याद कीजिए लंदन में भी इनको कभी कभी 15-20 दिन के बाद बाहर निकाला जाता था
धूप लगाने के लिए, तो धूप लगवाने के लिए वहाँ भी 15-20 दिन के बाद निकाल के गाड़ी में बिठा के लेके जाते थे, जैसे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो सिटी बैंक की बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसे ही उन्हें मीडिया के सामने धूप लगवाने के लिए बाहर निकाला जाता था, गाड़ी में बिठाया जाता था और घंटे 2 घंटे फिर आके कहीं से खाना शाना खाबे खिला के वापस ले आया जाता था। और नवाज शरीफ साहब ऐसे जा रहे होते थे स्कार्फ पहन के जैसे किसी बहुत बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं, और मीडिया इंटरेक्शन में वो फिर बाहर जो मैकडॉनल्ड के बर्गर्स और चिप्स पर ज़िंदा रहने वाले, वो भी नून लीग की तरफ से दिए हुए मैकडॉनल्ड्स और चिप्स पर ज़िंदा रहने वाले, फ्राइज़ पर ज़िंदा रहने वाले जो लोग, वो उनसे बताए हुए सवाल पूछते थे, तो एक थोड़ा सा माहौल बन जाता था कि नवाज शरीफ साहब नॉर्मल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी भी उसी तरह की सिचुएशन हुई, बहुत देर से वो जाती उम्रा के अंदर थे, अब बाहर निकाला गया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है बिस्तरे भी ज़्यादा देर अंदर रहें तो उनसे भी एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उनको भी धूप लगवाई जाती है। तो आखिरकार नून लीग ने फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब को धूप लगवानी है, तो उन्हें बाहर निकाला गया, जैसे बिस्तरों को निकाला जाता है धूप लगाने के लिए। थोड़ी देर के लिए हाफिजाबाद आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आज बड़ा जज्बाती हूँ, बात ज़्यादा नहीं कर सकता। सिर्फ 10 मिनट की उन्होंने बात की क्योंकि आगे हालात बहुत बुरे थे, पब्लिक आई नहीं थी, हाफिजाबाद सच्चा प्यार ढूंढने आए थे। आपको पता है कि जिस शहर जाते हैं कहते हैं मुझे इस शहर से सबसे ज़्यादा प्यार है, उनका ये वाला झूठ जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। आज उन्होंने हाफिजाबाद में कहा कि मुझे हाफिजाबाद से सबसे ज़्यादा प्यार है। किसी और शहर जाएंगे तो वहाँ उन्होंने ये कहना, ये उनका तरीका है, वारदात है। बहरहाल हाफिजाबाद वालों ने इस बात पे यकीन नहीं किया, उन्हें पता है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान का सगा नहीं, तो इसने हाफिजाबाद का कैसे होना है। तो क्राउड ना होने के बराबर था, हालात बुरे थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही मुख्तसर तकरीर की। बस आप ये समझें कि बिस्तरा आपने बाहर निकाला हो धूप लगाने के लिए और ऊपर से बारिश आ जाए तो आप उठाकर जल्दी से बिस्तरा अंदर रख दें, क्राइसिस को मैनेज करें। यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, बिस्तर को धूप लगवाने के लिए बाहर निकाला गया था और आगे से हाफिजाबाद वाले लोगों के कहर की बारिश हो गई तो उन्होंने बिस्तरा उठाकर फिर अंदर कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब फिर काफ़ी दिनों तक मेरे ख्याल में अंदर ही रहेंगे। शायद इलेक्शन कैंपेन में कोई 1-2 जगह पर कहीं ना कहीं आपको धूप लगती उनको नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर वो कोशिश करेंगे कि वो अंदर ही रहें क्योंकि हालात बाहर उनके लिए नासाजगार हैं। अवाम बिल्कुल भी उन्हें सच्चा प्यार देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।